दोस्तों सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सेम यूकेएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि मेरी हिंदी में कितनी अच्छी तैयारी चल रही है और मुझे अभी और कितनी अच्छी तैयारी करनी है। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तभी ठीक है, थोड़ा कम नंबर भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको और हिंदी में अच्छी मेहनत करनी है। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में आपको हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए हिंदी के इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं में अपना हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसमें हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन बनता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। जैसे हमारा आम का आम्र हो गया और रात का रात्रि हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे तत्सम शब्द हैं। तो इसी प्रकार आपको बताना है कि जो हमारे इन चारों में से हमारा पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो प्रस्तर है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो हमारा प्रस्तर होगा। और इसी क्रम में कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि पत्थर का हमारा पर्याय शब्द क्या होते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पत्थर के हमारे पर्याय शब्द होंगे वो हो जाएगा हमारा शिला हो जाएगा, हमारा उपल हो जाएगा और हमारा पाषाण हो जाएगा और हमारा प्रस्तर। ये भी हमारा क्या होता है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपको हमेशा तत्सम और तत्सम अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि परीक्षाओं में इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनने के चांस जरूर होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर अन्य शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। तो इसमें भी हमको चार ऑप्शन दे रखा है, तो इसको भी आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय हमारे वे शब्द होते हैं जो कि शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित या परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि प्रत्यय क्या होते हैं तो प्रत्यय हमारे वे शब्द होते हैं जो कि शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, खिलाड़ी है। अगर आपसे ये पूछा था खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है तो आपको क्या करना है कि खिलाड़ी का सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेना है। अगर हम खिलाड़ी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा खिल प्लस आड़ी आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हमारा आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार क्या होता है कि प्रत्यय हमारे वे शब्द होते हैं जो कि हमारे अंत में जुड़ते हैं। तो आड़ी क्या हो रहा है, हमारे अंत में जुड़ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कृदंत प्रत्यय होता है और एक हमारा तद्धित प्रत्यय हो जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं तो जो प्रत्यय हमारे क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं वो हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और जो हमारे संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है। तो क्वेश्चन में हमारा इसी प्रकार पूछा है कि जो प्रत्यय हमारे संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि तद्धित प्रत्यय हमारे संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है और हमेशा हमारा प्रत्यय उपसर्ग से भी हमारा एक क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना और इनको भी अच्छे से याद करके जाना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण कौन सा होगा। तो इसमें हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। आप सभी के मन में एक दुविधा होती है कि मुझे कोण याद नहीं होते हैं कि पश्चिम और दक्षिण के मध्य कौन सा कोण है और उत्तर और पश्चिम के मध्य कौन सा कोण है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आगामी परीक्षा में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ड्रॉ कर लेना है डायग्राम। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर होता है हमारे, यहाँ पर दक्षिण होता है हमारा और यहाँ पे हमारा पूरब होता है और यहाँ पे हमारा पश्चिम होता है। ये आपको कर लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर और पूरब के मध्य कौन सा कोण हो जाएगा, कौन बनेगा, तो हो जाए ईशान कोण बनेगा हमारा। और अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण और पूरब के मध्य कौन सा कोण बनेगा तो हमारा आग्नेय कोण बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा
दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सा कोण बनेगा? तो उसका आंसर होगा नैऋत्य कोण बनेगा हमारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सा कोण बनेगा, तो उसका आंसर वायव्य कोण बनेगा। तो आपको हमेशा ये ट्रिक याद रखनी है, एक आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कोण से, तो कभी नहीं भूलोगे। तो आपको याद रखना है कि उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान कोण बनेगा, अगर पूर्व और दक्षिण के मध्य आया तो आग्नेय कोण बनेगा, अगर दक्षिण और पश्चिम के मध्य आया तो नैऋत्य कोण बनेगा, और हमारा अगर उत्तर और पूर्व पश्चिम के मध्य आया तो हमारा वायव्य कोण बनेगा। तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, और कभी भी अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आगामी प्रश्नों में से क्वेश्चन आएगा तो आप कभी उसे गलत करके नहीं आओगे। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि पश्चिम और दक्षिणी मध्य कौन का कोण बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसको भी आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा है कि यहाँ पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो आपको नहीं है और है में अंतर देखना है, और आपको गलत टिक करके नहीं आना है। तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बघेली हो जाएगा। तो जो बघेली होती है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली होती है, और जो हमारे देर में ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली, बुंदेली, ये हमारे पश्चिमी हिंदी की बोली होती है। आप सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं बोलियों को याद तो करता हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे बाद भूल जाता हूँ कि यह पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, जयपुरी कौन सी है, कुमाऊनी बोली कौन सी, सब मेरे माइंड में मिक्स हो जाता है। तो मैं आपको पश्चिमी बोली की हिंदी की एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से पश्चिमी हिंदी की बोली आराम से याद हो जाएगी। तो आपको ये याद करना है कि एक सेंटेंस याद करना है, जैसे बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। आपको याद करना है बाबू ब्रज लाल खड़े हैं कन्नौज में। आपको उसे याद करना है, खड़े हैं कन्नौज में। तो आपको सिर्फ याद करना, आपको आसानी से पश्चिमी बोली की हिंदी याद हो जाएगी कन्नौज में। तो बा पर क्या हो जाएगा हमारा बांगरू हो जाएगा, बा पर क्या बुंदेली हो जाएगा, ब्रज पर ब्रज भाषा हो जाएगा, खड़े पर खड़ी बोली हो जाएगा, और कन्नौज पर कन्नौजी हो जाएगा, जिससे आपको आसानी से पश्चिमी हिंदी की बोली आराम से याद हो जाएगी। तो आपको याद करना है बाबू ब्रज लाल खड़े हैं कन्नौज में। तो अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक चाहिए हर बोलियों की, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी की ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे कि आपको हिंदी आसानी से समझ में आ जाएगी, और आगामी परीक्षा में आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि राम ने प्रयास तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त वाक्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं जो कि हमारे संयोजक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हमारे संयोजक से जुड़े होते हैं। और जो हमारे संयोजक होते हैं वो हमारे और हो जाएगा, हमारा या हो जाएगा, हमारा तथा हो जाएगा, हमारा एवं हो जाएगा, हमारा किंतु परंतु से अगर ये जुड़े होते हैं तो वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है, जिस प्रकार के ये वाक्य में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा किंतु का प्रयोग किया गया, यहाँ पे किंतु से जुड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे भी हमारा किंतु, परंतु, एवं, या, तथा आ जाएगा और ये हमारे संयोजक से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो आपको हमेशा वाक्य भेद से भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के भेद होते हैं, और जो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो जो हमारे सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो इनको आपको अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे मुश्किल नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईमानदार किस भाषा का शब्द है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ईमानदार हो जाएगा हमारा फारसी भाषा का शब्द है, तो जो उसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हमारे और शब्द होते हैं फारसी, जैसे हमारा सौदागर हो गया, किस्मस हो गया, दुकान हो गया, गवाह हो जाएगा, आतिशबाजी है, नौजवान है, हमारे तनख्वाह, ये भी सब क्या होते हैं? हमारे फारसी भाषा के ये शब्द होते हैं। ऐसे ही आपको पुर्तगाली भी याद करने हैं, तुर्की भी याद करने हैं, अंग्रेजी भी याद करने हैं, क्योंकि हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन पक्का हमारा फारसी से और पुर्तगाली इनसे जरूर बनता है। तो आपको हमेशा इनको याद करके जाना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन दे रखा अलंकार से दे रखा, तो अलंकार से भी हमारा हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये बोल रहा है कि भार लाऊं सीपी में सागर, उपरोक्त कथन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले आपको जो हमारा कथन दे रखा उसको अच्छे से पढ़ना है। क्या दे रखा कि भार लाऊं सीपी में सागर, तो कवि कहना चाहता है कि एक सीपी है और उसमें मैं पूरा सागर भर लूँ।
तो ऐसा हो थोड़ा सकता है, ये तो खाली एक अतिशयोक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ भी हमारा बड़ा चढ़ाकर बोलने की आशा होती है वहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता था। जैसे हमें यहाँ बोला कि भार लाऊं सीपी में सागर, मतलब एक सीपी में मैं पूरा सागर भर लूँ, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा 8वां है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गजानन मुक्ति बोध का जो ये काव्य संग्रह है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो आपको हमेशा भी कभी से भी पढ़ के जाना है, जो यहाँ से भी हमारे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनने के चांस होते हैं। कभी कभी अगर किस्मत अच्छी रहे तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि अभी आपने फॉरेस्ट गार्ड पेपर देखा होगा जो हमारे 2020 में हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे हमारे कवि संग्रह से। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो हमारे गजानन मुक्ति बोध थे, इनका हमारा एक काव्य संग्रह और है हमारा, भूरी भूरी खाक दूल। तो ये भी आपको याद करना है। और इनका जो उपन्यास हो जाएगा विपात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विपात्र उपन्यास किसका है, तो वो भी हमारे गजानन मुक्ति बोध का है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद करके जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्तियों का अर्थ है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हमारा गुण के विपरीत नाम हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है कि आंख का अंधा नाम से नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गुण के विपरीत नाम हो जाएगा। तो आपको लोकोक्ति भी अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि आयोग हमेशा इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद करके ही जाना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि समाचार लेखन से आ गया है कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो उल्टा पिरामिड शैली हमारे समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, प्रभावी और प्रभावित शैली होती है। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, प्रभावित और प्रभावित शैली कौन सी होती है, तो हमारा उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो उल्टा पिरामिड शैली होती है, उसके हमारे 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग उसका हमारा इंट्रो कहलाता है। तो आपको बोलना चाहिए पहला भाग क्या होता है, हमारा इंट्रो होता है। और सेकंड भाग जो होता है उसका हमारा बॉडी होता है। और जो हमारा तीसरा भाग होता है उसका हमारा समापन होता है। कौन सा हो जाएगा, हमारा समापन हो जाएगा। तो आपको चार्ट याद कर लेना है कि पहला इंट्रो हो जाएगा, दूसरा बॉडी हो जाएगा, तीसरा समापन हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या होती है। तो इंट्रो भी होती है, बॉडी भी होती है, समापन भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है। और आपको समाचार लेखन भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आयोग हमेशा यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि आप अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आसानी से कर लोगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उपकार का अर्थ होता है भलाई, तो अपकार का अर्थ होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है। तो उपकार का अर्थ हमारा भलाई होता है, तो उसी प्रकार जो अपकार होता है उसका अर्थ होता है हमारा बुराई होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपकार माने होता है, उपकार माने भलाई हो जाएगा, और अपकार माने क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। इसको भी आपको हमेशा याद रख के रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समाचार शब्द है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, तो आपको बताना है कि समाचार जो शब्द कैसा शब्द है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है। तो जो हमारा समाचार शब्द हो जाएगा वो हमारा बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो जो हमेशा आपको याद रखना है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा हमारे बहुवचन होते हैं। जैसे हमारा रोम हो जाएगा, होश है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, हस्ताक्षर है, प्रजा है, समाचार, लोग, दाम, होठ, ये सब क्या होते हैं, हमारे बहुवचन होते हैं। बाकी एक वचन जो मान लो दूध, वर्षा, आग, आकाश, पानी, ये सब एक वचन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो बहुवचन तो हमारे कुछ 9-10 शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। तो आपको उनको हमेशा याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन दे रखा है, हमारा रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो रुख का पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिटप हमारा रुख का पर्यायवाची शब्द होता है। जो रुख होता है वो हमारा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि वृक्ष के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें रुख हो जाएगा, बिटप हो जाएगा, अगम है, गांच है, सकी है, तरु है, दुम्र है, पादप है, पेड़ है। ये सब क्या होते हैं, हमारे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे रुख और बिटप दे रखा है, तो यहाँ पे रुख का पूछा तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बिटप हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो 13वां क्वेश्चन है कि साचार्य का विलोम शब्द है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो साचार्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अलगाव। जो अलगाव होता है हमारा साचार्य का विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों
तो आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो वह हिंदी का सिलेबस दे रखा है, उसमें से आयोग हमेशा 1 नंबर का विलोम शब्द और 1 नंबर का हमारा पर्यायवाची शब्द ज़रूर पूछता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों को हमेशा याद करना है और आपको दिन में एक टारगेट बनाना है कि मुझे 10 विलोम शब्द याद करने हैं और 10 मुझे पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप इन दोनों को रोज़-रोज़ 10 शब्द याद करोगे, तो आपको ये एक साथ याद नहीं करने पड़ेंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएँगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो उसे आप आसानी से कर लोगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, 14 क्वेश्चन है कि निष्फल में कौन-सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आपका सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग हमारे वे शब्द होते हैं जो हमारे शब्दांश के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करके हमारा नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग हमारे वे शब्द होते हैं जो कि शब्दांश के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करके हमारा नया शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे इसमें शब्द दे रखा है निष्फल, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निस प्लस फल हो जाएगा। तो जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें हमारा हमारा निस्व उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसको आपको कोई भी शब्द आएगा तो उसको आपको संधि विच्छेद करना है, जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें हमारा निस्व उपसर्ग लगा है। तो चौथा जो हमारा ऑप्शन दे रखा है इसमें, जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि निष्फल में कौन सा उपसर्ग लगा है, हमारा निस्व उपसर्ग लगा है। तो आपको हमेशा पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय भी अच्छे से पढ़ के जाना है, जो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनने के चांस जरूर होते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कवित्री लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, बिल्कुल ठीक है। तो कवित्री हमारा इस प्रकार लिखा जाता है, तो कवित्री को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो हमारा जो कवित्री लिखने का तरीका हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है। तो हमेशा हमारा शुद्ध वर्तनी से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है। तो आपको हमेशा 5-6 वर्ड लेने हर रोज के और उन्हें लिखना का प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको अच्छे से लिखना आ जाएंगे और अगर आगामी परीक्षाओं में उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप आसानी से कर लोगे। तो इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है, संधि से क्वेश्चन आ गया हमारा। तो जो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमारा कभी भी य और व और र लौ के पहले कभी हमारा अगर आधा शब्द आ जाता है, तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि य व र लौ के पहले कभी भी आधा शब्द आएगा तो वहाँ पे हमारी यण संधि हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा व के पहले आधा स्व आ रहा है, तो यहाँ पे कौन संधि, तो यण संधि हो जाएगी। तो संधि से भी हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको भी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पेड़ की याद शेखर जोशी की किस विद्या पर आधारित है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कवि परिचय होता है वहाँ से हमेशा आयोग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या पता अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो वहाँ से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसा कि आपने 2020 में जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, वहाँ से कवि परिचय से हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिन विद्यार्थियों ने कवि परिचय अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने क्वेश्चन ठीक करे होंगे और उनका सेशन हो भी गया होगा। इसलिए आपको भी कवि परिचय अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी रहे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसे आसानी से कर लोगे और आपका सेशन भी होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शब्द चित्र संग्रह हो जाएगा। कभी आपसे पूछा जाता है कि एक पेड़ की याद शेखर जोशी की किस विद्या पर आधारित है, तो वो हमारा शब्द चित्र संग्रह हो जाएगा। और शेखर जोशी के हमारे जो उपन्यास देखने को मिलते हैं उसमें हमारा जो मेन उपन्यास हमारा अर्थमूसक उपास हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, मेरा पहाड़ हो जाएगा, चींटी के पढ़ हमें इसके उपन्यास देखने को मिलते हैं। और कहानी संग्रह भी देखने को मिलती है, जैसे हमारा दाजी हो जाएगा, बदबू हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, बिरदारी है, नौरंगी बीमार है, गलता लोहा है, युग चरण है, समर्पण है। तो ये हमारे लिए कहानी संग्रह देखने को मिलता है। तो आपको शेखर जोशी को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या पता आगामी परीक्षा में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आज का 18 क्वेश्चन है कि जब समान प्रकार की सूचना, आदेश, निर्देश एक साथ अनेक संबंधित अधिकारियों को भेजे जाता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है। तो हमेशा जो हमारा पत्र वाला जो हमारा उसमें चैप्टर दे रखा है वहाँ से हमेशा आयोग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको भी जो हमारे पत्र वाला है वहाँ से हमेशा पढ़ के जाना। जो भी हमारे कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश हो जाएगा, विज्ञप्ति, परिपत्र, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से भी हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। तो अगर कहीं भी अगर पूछा जाता है कि अगर हमारे एक साथ अनेक संबंधित अधिकारियों को जो पत्र भेजा जाएगा वो परिपत्र होता है। परिपत्र को हमारा गस्ती पत्र भी कहा जाता है और हमारा घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि घुमक्कड़ पत्र किसे कहा जाता है, तो हमारा परिपत्र को कहा जाता है। और कहीं भी अगर ये आ जाता है कि हमारा एक साथ अनेक संबंधित अधिकारियों को कौन सा पत्र भेजा जाएगा, तो वो परिपत्र हो जाता है। और परिपत्र को हमारा गस्ती पत्र और घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन से इन सारी फैक्ट याद रखने हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो अल्प विराम का चिन्ह होता है हमारा इस प्रकार से होता है। और अल्प विराम का प्रयोग हमारा वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में हमारा कम देर रुकना होता है, वहाँ पर हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर हमारे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर भी हमारा प्रत्यय के बाद भी हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे वाक्यांश होते हैं और उपवाक्यांश होते हैं उन्हें अलग करने के लिए भी हमारा अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर हमारे एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर भी हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अल्प विराम से इन सारी बातें याद रखनी है। और जो हमारे इसमें हमारा सेकंड चिन्ह दे रखा है वो हमारा अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है अर्ध विराम कैसे होता है, तो अर्ध विराम का चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है। और जो हमारा पूर्ण विराम होता है वो पूर्ण विराम का चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है। तो आपको विराम चिन्ह भी अच्छे से याद कर लेने हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गागर में सागर भरने का अर्थ है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो एक हमारा मुहावरा है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, थोड़े शब्दों में हमारा बहुत अधिक कहना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा हमारा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो आपको जो मुहावरे वो भी आपको अच्छे से याद करके जाने, क्योंकि हमेशा परीक्षा में 1 नंबर का मुहावरा जरूर हो जाता है। तो आपको मुहावरे भी अच्छे से याद करके जाने, जिससे कि आपके अगले परीक्षा में अगर से कोई क्वेश्चन आता है उसे आप आसानी से कर लोगे। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो कि हमारे यूकेएसएससी के पैटर्न पर आधारित थे। तो आपको अब क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराए आपको उनको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करके बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तब तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आपको कम नंबर आते हैं तो उसमें आपको निराश नहीं होना है। आपको अच्छी मेहनत करते रहनी है जिससे कि आप हिंदी में अपना अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हिंदी होती है वो मेन होती है आपको सिलेक्शन के लिए। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करोगे तो आपका मेरिट में आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी की तैयारी करें उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी के इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि आपका स्कोर आगामी परीक्षा में और भी अच्छा बनेगा और आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।